आज हम लोग इस वीडियो में क्रिया के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वाक्य में कार्य करने या होने की भाव स्पष्ट हो, कार्य करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के हम लोग देखते हैं रचना के दृष्टिकोण से क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो, अर्थात कर्म पर पड़ता हो। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जब उदाहरण के लिए रविकांत भात खाता है तो यह क्रिया का फल भात अर्थात कर्म पर पड़ता है। कमल पत्र लिखता है, यह लिखना क्रिया है और उसका फल पत्र, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो तो उसे कर्म सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं कि क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल रोता है, यहाँ रोना क्रिया है और उसका फल कर्ता राहुल पर। कमल हंसता है, हंसना क्रिया है और उसका फल कमल पर पड़ता है। अर्थात उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, हंसना इत्यादि ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को और थोड़ी नज़दीकी से हम लोग इसको पहचानने में हमको मदद मिलेगी। देखते हैं इसको, ये सहूलियत इस प्रकार से होगी इसको पहचानने में। जैसे सकर्मक क्रिया में, अगर सकर्मक क्रिया में क्या और किसको क्रिया के पूर्व वाक्य में लगाते हैं और प्रश्न बनने की संभावना हो। सकर्मक क्रिया में क्या किसको क्रिया के पूर्व में लगाकर अगर प्रश्न बनाते हैं और उत्तर की संभावना हो तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और अकर्मक क्रिया में क्या किसको अगर प्रश्न लगाते हैं और उत्तर की संभावना नहीं होती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सकर्मक क्रिया को ही देखते हैं तो क्या किसको हम यहाँ प्रश्न बना सकते हैं पर इसके उत्तर की भी संभावना हो सकती है। पर अकर्मक क्रिया में जब क्या किसको लगाते हैं तो वहाँ उत्तर की संभावना नहीं बनती है। तो अतः ये देखा जा सकता है कि ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में इस तरह से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग क्रिया के बारे में देखते हैं तो व्युत्पत्ति के विचार से क्रिया के दो भेद हैं। तो पहला भेद को हम लोग जानते हैं मूल क्रिया। तो मूल क्रिया उसे कहते हैं जो धातु के साथ जुड़कर जब प्रत्यय लगते हैं और क्रिया बनती है तो उसे मूल क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख धातु है, लिख से लिखना, उठ धातु उठ से उठना, बैठ धातु है, बैठ से बैठना इत्यादि अनेक इस तरह के शब्द हो सकते हैं जो मूल धातु से क्रिया बनती है। अब हम लोग दूसरी क्रिया देखते हैं तो यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया उसे कहते हैं जिसे माने एक से अधिक क्रिया, धातु एक से अधिक धातु आपस में मिलकर एक क्रिया दूसरी क्रिया से बनती है तो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना से खिलाना, गिरना से गिराना, उठना से उठाना, तो इत्यादि इस प्रकार से हम इन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया के और तीन प्रभेद हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं कि कर्ता, इनकी परिभाषा ये है प्रेरणार्थक क्रिया की कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे कर्ता से कार्य को संपन्न करवाता हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य को पूरा करवाता हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन अपने पुत्र से पत्र लिखवाता है, स्वयं न लिखकर प्रेरणा से दूसरे से कार्य को संपन्न करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके यौगिक क्रिया के दूसरे प्रभेद हैं
नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया उसे कहते हैं कि संज्ञा और विशेषण से मिलकर जो क्रियाएं बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना इत्यादि उदाहरण हो सकते हैं। और यौगिक क्रिया के हम तीसरे प्रभेद देखते हैं तो पाते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त अपने आप में स्पष्ट है कि एक से अधिक क्रिया आपस में एक साथ वाक्य में मिलकर जब वाक्य को संपन्न कराते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह सो चुका। आप देख सकते हैं कि यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक सोना भी क्रिया है और चुका भी क्रिया है। उसने खा लिया तो खाना भी क्रिया है और लिया भी क्रिया है। तो एक वाक्य में जब इस तरह की क्रियाएं मिली हुई होती है तो उसे संयुक्त क्रिया के उदाहरण के क्षेत्र में आते हैं। हम इसको ज्ञान क्षेत्र को आगे और बढ़ाते हैं कि और एक दो क्रिया के बारे में समझते हैं। जैसे एक समझते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब वाक्य में एक क्रिया को संपन्न कर जब दूसरी क्रिया की ओर अग्रसर होते हैं या दूसरी क्रिया संपन्न होती है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में एक क्रिया को संपन्न कर जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया। तो इस वाक्य में सोना भी क्रिया है, गया भी क्रिया है, लेकिन पढ़कर सो गया पूर्वकालिक के उदाहरण पढ़कर है। राम हंसकर गाता है तो हंसकर ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। और हम लोग अंत में देखते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इनकी परिभाषा है कि ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में संज्ञा का काम करे, संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयुक्त हो, तो ऐसी क्रियाओं को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इस वाक्य में पाते हैं कि टहलना एक क्रिया है लेकिन यहाँ संज्ञा के काम करते हैं, इस संज्ञा के स्थान पर है। इसलिए इस तरह के वाक्य में जो क्रियाएं होती है वो हम लोग उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्रिया के बारे में सीखा।